तो स्वागत है आपका अपने चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बार फिर से आपके लिए मैं लेकर के आया हूं चतुश्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल पेपर, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस, कंप्यूटर, इन सब पर आधारित ये मॉडल पेपर है। और 4 मॉडल पेपर ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो वहां जाकर के आप उन मॉडल पेपर को देख सकते हैं। साथियों, ये 5वें नंबर का ये मॉडल पेपर है, जिसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चंस में मल्टीपल लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चंस के अंदर करीबन 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो कोई भी वीडियो को लास्ट तक देखता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताए आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और जो भी लोग इस चैनल से जुड़ेंगे आपको जरूर बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला राजस्थान के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है, तो ये सत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह भी सत्य है। राजस्थान का आकार विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है, यह भी सत्य है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 4920 किलोमीटर है, यह असत्य है। कितनी लंबाई है? 5920 किलोमीटर। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ये कथन असत्य है। तो इसमें देखिए सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा केवल 4। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, केवल 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों, कुल साक्षरता दर कितनी है राजस्थान की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 66.1। कितना प्रतिशत है दोस्तों? 66.1%। और पुरुष साक्षरता दर थी उस समय 79.2%। कितनी थी दोस्तों? 79.2। और महिला साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? तो ये थी 52.1। कितनी थी? 52.1%। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो कितनी थी इसकी साक्षरता दर? तो कोटा की थी 65.9%। कितनी थी दोस्तों? 65.9%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात बताना है दोस्तों। तो कितना था लिंगानुपात? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 928। कितनी थी दोस्तों? 928। तो ये 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी दोस्तों? तो ये 928 महिला थी। तो कुल मिलाकर के ये महिलाओं की संख्या भी कम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपन को क्या करना है? विचार करना है दोस्तों। क्या करना है? विचार। तो विचार करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है क्या दोस्तों? हाँ जी, बिल्कुल लगती है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर के साथ लगती है क्या दोस्तों? तो ये इसका गलत आंसर है दोस्तों, बाड़मेर के साथ में नहीं लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। हाँ दोस्तों, लगती है ना दोस्तों। तो 1600 किलोमीटर की सीमा जो किसके साथ में लगती है? मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ में लगती है। तो ये भी इसका सही आंसर है। इसमें कितने किलोमीटर लगती है? 89 किलोमीटर लगती है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है। और इसमें का जैसलमेर की जगह क्या, बाड़मेर की जगह क्या आएगा दोस्तों? जैसलमेर आएगा। क्या आएगा? जैसलमेर। तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगती है? तो जैसलमेर के साथ में लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो इसमें देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 3, 4। तो देखिए दोस्तों, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। कौन कौन सा? 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो ऑप्शन है
1857 की क्रांति के समय नसरवाद छावनी राजस्थान में प्रमुख विद्रोह केंद्र थी। क्या दोस्तों सही बात है ना ये? हाँ तो बिल्कुल सही बात है। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन था दोस्तों। जी बिल्कुल, बिजोलिया किसान आंदोलन अहिंसक रूप से भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन था दोस्तों। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। सही बात है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों ही सत्य है। तो इसमें कौन सा नंबर का ऑप्शन सही होगा? तो इसमें 1, 2, 3 इसमें ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, मेहंदी रंग लाग्यो गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो मेहंदी रंग लाग्यो तो कौन से अवसर पर गाया जाता है दोस्तों? तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर ये गीत गाया जाता है। और विवाह के अवसर भी क्या रंगे जाते हैं? हाथ रंगे जाते हैं। क्या रंगे जाते हैं दोस्तों? हाथ रंगे जाते हैं। किसके रंगे जाते हैं? तो दुल्हन और दूल्हे के दोनों को ही हाथ लगाए जाते हैं। तो देखिए आगे, इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख स्रोत है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा दोस्तों सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाड़ावंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? हाड़ावंश की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर बी दालचंद ने की थी। किसने? कौन सी दाल ने? दालचंद ने। कौन से चंद ने? दालचंद ने। किसकी स्थापना की थी? हाड़ावंश की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रणथंभौर का युद्ध किसने लड़ा था? तो रणथंभौर का युद्ध किसने लड़ा था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ा था। किसने लड़ा था? हमीरदेव और खिलजी ने लड़ा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के नवरत्नों में शामिल अब्दुल रहीम खान खाना किससे संबंधित थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना, कौन सा खाना? अब्दुल रहीम खान खाना, ये थे नवरत्नों में, अकबर के नवरत्नों में। तो किससे संबंधित थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा आमेर से। किससे संबंधित है? आमेर से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक को राजस्थान का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को राजस्थान का नेपोलियन कहा जाता है? राजस्थान का नेपोलियन बताना है दोस्तों। तो कौन सा है? मालदेव। कौन सा होगा दोस्तों? मालदेव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्यों कहा जाता है? तो सैन्य सुरक्षा के कारण। किस लिए? सैन्य सुरक्षा के कारण इसको राजस्थान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाबूजी की फड़ किस लोक नायक की गाथा को चित्रित करती है? तो पाबूजी के नाम से ही बता रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी पाबूजी है। अगला क्वेश्चन है, मांड किस प्रकार का लोकगीत है? मांड किस प्रकार का लोक संगीत है? तो मांड किस प्रकार का लोक संगीत है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा श्रृंगार रस प्रधान। कौन सा दोस्तों? श्रृंगार रस प्रधान। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी किस जाति के लोक देवता माने जाते हैं? तो कौन सी जाति है? तेजाजी की जाति कौन सी थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है जाट। जाट कौन थे? तेजाजी कौन सी जाति से थे? जाट से थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कच्छी घोड़ी नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो कच्छी घोड़ी कौन से क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कौन सा है ऑप्शन नंबर, कौन सा सही इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा शेखावाटी। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी शेखावाटी। कच्छी घोड़ी नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र का है? तो शेखावाटी क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? पिछवाई चित्रकला कौन से देवता से संबंधित है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कौन से किस देवता से संबंधित है? तो भगवान कृष्ण से संबंधित है। अब आ गया मोलेला गांव। कौन सा गांव आ गया? मोलेला गांव। तो चलिए मोलेला गांव चलते हैं। तो मोलेला गांव किस शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मोलेला गांव कौन सी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है टेराकोटा मूर्ति कला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? टेराकोटा मूर्ति कला के लिए। और ये गांव कौन से जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजसमंद में मोलेला गांव पड़ता है और ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराना किस प्रकार का गायन? तराना किस प्रकार का गायन है? तो तराना किस प्रकार का गायन है दोस्तों? तो इसमें सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी शुद्ध शास्त्रीय। कौन सा? शुद्ध शास्त्रीय उच्च कोटि का ये शास्त्रीय नृत्य है जो राजस्थानी दरबारी परंपरा का हिस्सा है। कौन सी परंपरा का? दरबारी परंपरा का ये हिस्सा है। पूछ ले कौन सी परंपरा का हिस्सा है? तो दरबारी परंपरा का ये हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख स्कूलों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है बताना दोस्तों। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए मेवाड़ है, कोटा है, मारवाड़ है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी भागलपुर इसमें सम्मिलित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, किस मेले को गधा मेला कहा जाता है? कौन सा मेला को गधा मेला कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागौर मेला। नागौर मेला को कौन सा मेला कहा जाता है? गधा मेला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमायचा किस जाति का द्वारा बजाया जाता है? कमायचा किस जाति के द्वारा बजाया जाता है? तो कौन सी जाति द्वारा बजाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा मांगणियार जाति के द्वारा। कौन सी जाति के द्वारा दोस्तों? मांगणियार जाति के द्वारा कमायचा बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस लोकनाट्य शैली में रसिया शैली गाई जाती है? कौन से लोकनाट्य शैली में रसिया शैली गाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कौन सा सही होगा आंसर? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ख्याल। कौन सा होगा? ख्याल। ख्याल किसका? रसिया का। तो रसिया शैली किस लोकनाट्य शैली में रसिया शैली गाई जाती है? तो ख्याल में। तो रसिया किस में आते हैं? ख्याल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कंबोह युद्ध में भाग लिया और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ वीरता दिखाई थी? तो कंबोह युद्ध में किसने भाग लिया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा राव हमीर देव। राव हमीर। कौन सा होगा? राव हमीर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को जल प्रबंधन मॉडल माना जाता है? तो जल प्रबंधन मॉडल कौन से जिले को माना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलवर को। कौन से किसको दोस्तों? अलवर को जल प्रबंधन मॉडल माना जाता है। तो अलवर नदी को अरवरी नदी के पुनर्जीवन को क्या माना जाता है? जल प्रबंधन मॉडल माना जाता है। कौन सी नदी के दोस्तों? अरवरी नदी के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक वन क्षेत्र बताना है दोस्तों। कौन से जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं या कौन से जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो वन की दृष्टि से सबसे आगे कौन सा जिला है दोस्तों? सबसे आगे जिला है उदयपुर। कौन सा दोस्तों? उदयपुर। दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी सागर परियोजना दोस्तों? माही बजाज सागर परियोजना। तो कौन सी नदी पर बनी हुई है दोस्तों? तो ये बनी हुई है माही नदी पर। कौन से पर? माही नदी पर। तो इसका सही कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना। क्या है दोस्तों? बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना का उदाहरण है ये माही बजाज सागर परियोजना। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है? गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा है दोस्तों इसमें? तो देखिए कौन सा होगा इसमें? तो जालोर और सिरोही वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। कौन सा? गोडवाड़ क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी। अब कौन सा क्वेश्चन आ गया? बनास नदी। तो बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बनास नदी का उद्गम स्थल बताना है दोस्तों। तो बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा दोस्तों। कौन सा? कुंभलगढ़। कौन सा होगा दोस्तों? कुंभलगढ़। किसका उद्गम स्थल है ये? बनास नदी का। किसका दोस्तों? बनास नदी का ये उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कविनगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कविनगर है सीमेंट उत्पादन के लिए। किसके लिए दोस्तों? सीमेंट उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन, तो इस पर कथनों पर विचार करना दोस्तों। क्या करना है? विचार करना है, सोचना है। तो राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में बाबूबर को पराजित किया था। सही है क्या दोस्तों? आगे देखेंगे। राणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था। बनाया क्या दोस्तों? बताना ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए दोस्तों। आगे है, विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर बताना दोस्तों। इसका सही आंसर है, देखिए दोस्तों ये इसका गलत है और ये दोनों ऑप्शन इसके सही है। तो निम्न में से कौन से सही है बताना है। तो दूसरा और तीसरा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, दूसरा और तीसरा। तो राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में बाबर को पराजित किया क्या दोस्तों? नहीं किया था। तो ये तथ्य गलत है। तो किसने पराजित किया था? बल्कि बाबर की इसमें विजय हुई थी। किसकी हुई थी? बाबर की। और राणा सांगा इसमें पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी गलत है? देखिए दोस्तों जोड़ी की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जोड़ी की। तो जोड़ी कौन सी गलत है ये बताना है। देखिए, मांड श्रृंगार रस आधारित लोकगायन है। कमायचा मांगणिया जाति द्वारा गाया जाता है। गवरी केवल पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला नृत्य है। भवई शेखावाटी क्षेत्र की परंपरा है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, जो गलत है। तो ये भवई क्या है? भवई है ये शेखावाटी क्षेत्रीय परंपरा नहीं है। तो कहाँ की दोस्तों? कहीं की तो है ही है। तो ये है हाड़ौती और
किसकी है? हाड़ौती और मेवाड़ की। किसके दोस्तों? हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्र की ये प्रमुख नृत्य शैली परंपरा है। ये नृत्य शैली परंपरा है। कौन सी है दोस्तों? नृत्य शैली परंपरा। इसका ध्यान रखना है, कौन सी शैली है? नृत्य शैली परंपरा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मांड श्रृंगार रस आधारित है और कमाचा मांगणियार जाति के द्वारा बजाया जाता है और गवरी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म मेल नहीं है? कौन सा युग्म मेल नहीं है बताना है। तो देखिए, बाबू जी ऊँटों को देवता कहते हैं, तेजा जी को नागों को देवता कहते हैं, मल्लनाथ जी पशु मेले से संबंधित है, रामदेव जी केवल जाटों द्वारा पूजे जाते हैं। तो इसका मतलब ये आंसर इसका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। अरे रामदेव जी तो सभी के द्वारा पूजे जाते हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सद्भावना का केंद्र है। निम्नलिखित में से असत्य है। असत्य ढूंढना है दोस्तों। राव बीकानेर की स्थापना की थी। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। जयपुर की स्थापना सवाई माधो सिंह ने की थी। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ये तीसरा वाला नंबर का ये गलत है। तो जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जय सिंह ने की थी। किसने की थी? सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 34 में, तो इसमें कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। तो इसमें केवल ये गलत है ना। कौन सा असत्य है इसमें? केवल तीसरे नंबर का इसमें ये गलत है। बाकी बीकानेर की स्थापना किसने की थी? तो बीकाजी ने की थी। जो जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। और जयपुर की स्थापना जय सिंह ने की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है। तो केवल ए, केवल 3, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है ना। तो अरावली की औसत ऊंचाई विंध्याचल से अधिक है। अरावली की उत्पत्ति पुराना टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से हुई थी। अरावली पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण जाती है। अरावली हिमालय से नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों इसमें कौन सा गलत है? इसमें गलत कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। तो अरावली पर्वत जो हिमालय से नवीन पर्वत श्रृंखला है, हिमालय से नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो ये ऑप्शन ये इसका गलत है दोस्तों, क्योंकि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम, कौन सी? विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ये, पर्वत श्रृंखला। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म जोड़ा गलत है? कौन सा गलत है आंसर इसमें? तो रावणता तारवाद्य है, मोलेला पेंटिंग परंपरा है, उस्तकला ऊंट की खाल पर नक्काशी, पिछुआ सिनाजी चित्रण। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। बी है टेराकोटा, टेराकोटा मूर्तिकला, ये इसके लिए प्रसिद्ध है, नहीं कि पेंटिंग परंपरा के लिए। किसके लिए? पेंटिंग परंपरा के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए? टेराकोटा मूर्तिकला के लिए ये प्रसिद्ध है। बाकी उस्तकला किसके लिए फेमस है दोस्तों? उस्तकला ऊंट की खाल पर चित्र नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। रावणता तारवाद्य है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तेजाजी के पशु है घोड़ा, बाबूजी के पशु है ऊंट, रामदेव जी के पशु है भैंसा। तो इसमें कौन सा सही है आंसर? क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर ओलिपोर कौन सा सही है दोस्तों? इसमें घोड़ा इनका पशु है, बाबूजी का ऊंट है, तो रामदेव जी का भैंसा नहीं है दोस्तों। तो इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? तो इसमें 1 और 2 इसका सही है, बाकी तीसरे नंबर का रामदेव जी का आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है बताना दोस्तों। चित्तौड़ का दुर्ग विश्व धरोहर स्थल है, कोटागढ़ को गढ़ पैलेस कहते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार भारत की सबसे लंबी दीवार है, रणथंभौर दुर्ग सिरोही में स्थित है। तो इसमें कौन सा गलत है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर है। रणथंभौर कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? तो ये रणथंभौर में ही है, सवाई माधोपुर। कहाँ पर है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? ये सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जोवाई बांध किस नदी पर है? जोवाई बांध कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो जोवाई बांध बताना है दोस्तों कहाँ पर है। तो जोवाई बांध है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, लूणी नदी पर, जोधपुर और पाली के बीच में। कहाँ पर है? जोधपुर और पाली के बीच में, जोधपुर और पाली के बीच में लूणी नदी जोवाई बांध पर है। लूणी नदी जोधपुर और पाली के बीच।
जोधपुर और पाली के बीच में लूनी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो जोवाई बांध ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए दोस्तों, जलवायु प्रदेश के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में मुख्य रूप से 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अरावली पर्वत राज्य को 2 प्रमुख जलवायु भागों में विभाजित करती है। तो इसमें कौन से कथन सही होंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर कौन से कथन सही होंगे दोस्तों? तो इसमें देखिए, मुख्य रूप से 5 भागों में बांटता है। कौन कौन से भागों में बांटता है दोस्तों? तो ये बांटता है शुष्क, अर्ध शुष्क, कौन से? शुष्क, अर्ध शुष्क, और इसके अलावा आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र। कौन सा है? अति आर्द्र। कितने भागों में? 5 भागों में बांटता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका, ये तो सही है। और वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है शुष्क जलवायु प्रदेश में, तो ये भी सही है। अरावली पर्वत राज्य को 2 प्रमुख जलभागों में बांटती है, तो ये भी सही है। तो इसमें ये तीनों ही कथन इसके सही है। तो इसमें 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि तीनों ही सत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में जल संसाधन और जल निकासी के बारे में निम्नलिखित कथनों का अवलोकन करना है दोस्तों। तो चंबल राजस्थान की एकमात्र नदी है जो पूरे वर्ष बहती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तो इसमें ये सही है। संबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों, ये भी सत्य है। बिसलपुर बांध पेयजल के लिए जालोर शहर को पानी उपलब्ध कराता है, तो दोस्तों ये गलत है। यहाँ पर कौन सा? ये ऑप्शन नंबर डी इसका ये गलत है। तो देखिए इसमें कौन सा गलत है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन देखिए केवल तीसरा है ना, तो केवल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। थार मरुस्थल में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय कटेदार वन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा सही आंसर? तो इसमें ऑप्शन नंबर बताना है दोस्तों कौन सा सही है। तो इसमें देखिए ये तीनों ही सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देवे। क्या करना है दोस्तों? ध्यान नहीं देना केवल। तो देखो ऑप्शन है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भारत के औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक है। आगे देखिए 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये वाला सत्य है, ये वाला सत्य है, लेकिन ये असत्य है। क्यों असत्य है दोस्तों? ये असत्य है पहला नंबर का। तो देखिए इसमें जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितने वर्ग किलोमीटर है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। लेकिन भारत का कितना है दोस्तों? भारत का है 382 किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो दोस्तों देखिए ये भारत का तो ज़्यादा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये कम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर है। तो कौन सा सही है? सही बताना है इसमें। तो सही कौन सा है? दूसरा और तीसरा सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नल टॉड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किस विषय पर है दोस्तों? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज की रचना किसने की थी दोस्तों? तो कर्नल जेम्स टॉड ने की थी। किसने की थी? कर्नल जेम्स टॉड ने की थी। और ये किस विषय पर आधारित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये तो सभी को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है राजपूताना का इतिहास। कौन सा दोस्तों? राजपूताना का इतिहास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी? वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा जवाब सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है श्यामल दास। कौन सा है? श्यामल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस राजा को विक्रमादित्य द्वितीय कहा जाता है? तो विक्रमादित्य किसको कहा जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है राणा कुंभा को। किसको? राणा कुंभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के संबंध में सही नहीं है? प्रोटेम स्पीकर के
संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य है नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर स्थायी स्पीकर के चुनाव तक पद पर रहता है। प्रोटेम स्पीकर को विधानसभा के अन्य सदस्यों की तरह हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। प्रोटेम स्पीकर को विधानसभा के अन्य सदस्यों की तरह हटाया जा सकता है, तो ये इसका गलत आंसर है, क्योंकि इसमें अन्य सदस्यों की तरह हटाने की प्रक्रिया लागू नहीं होती है, उसका पद अस्थायी होता है, तो इसमें हटाना भी नहीं होता है, मतलब ये अस्थायी होता है तो हटाने की इसमें प्रक्रिया नहीं होती है। बाकी प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का जो मुख्य कार्य है निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। जो भी नए सदस्य निर्वाचित होते हैं तो उनको क्या करता है, ये शपथ दिलाने का इनका काम होता है। और इस स्पीकर की नियुक्ति स्थायी स्पीकर होता है उसकी जब तक इसका चुनाव होता है तब तक जो प्रोटेम स्पीकर है ये अपने पद पर रहता है, उसके बाद में स्वतः ही हट जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन है? विचार करना है। राज्यपाल अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब विधानसभा में सत्र न हो, तो ये कथन सत्य है क्या दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानसभा के पुनः संवेद होने पर 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है। राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशों के बिना कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों 48 के अंदर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये इसका गलत आंसर है। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन 1 और 2 ये सही आंसर है। तो देखिए दोस्तों इसमें कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो 1 और 2 इसमें सत्य है। कौन सा? 1 और 2। वापस देखिए दोस्तों, इसमें राज्यपाल अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब विधानसभा सत्र न हो। जब विधानसभा सत्र नहीं हो तब राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानसभा के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है। तो ये दोनों ही सत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो ये पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। यह पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव को संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करता है। यह राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण करता है। यह पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है। तो इसका कौन सा सही नहीं बताना है दोस्तों? तो 49 के अंदर 49 में कौन सा सही आंसर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण नहीं करता है। तो कौन करता है दोस्तों? तो भारत का चुनाव आयोग। कौन करता है? भारत का जो चुनाव आयोग है वो इनके चुनाव का पर्यवेक्षण करता है। कौन करता है? भारत के चुनाव आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। कौन होगा दोस्तों? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के संबंध लाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सटीक है? सर्वाधिक सटीक बताना है। ये केवल मुख्यमंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है। ये विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में लाया जा सकता है। ये सरकार का बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया जा सकता है। राज्यपाल की संतुष्टि पर ही लाया जा सकता है। तो इसमें सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसमें सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सरकार द्वारा बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया जा सकता है। किसके लिए? सरकार द्वारा बहुमत सिद्ध करने के लिए यह लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? वह किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है और किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? राज्यपाल। ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा शपथ, राज्यपाल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है और विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ, मुख्यमंत्री के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, राज्यपाल द्वारा शपथ,
राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन सा सही होगा इसमें? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका गलत हो ही गया। और वह किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो किसके लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसमें विधानसभा के प्रति ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाएगा और जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी का मुख्य कार्य क्या है? राजस्थान में जिला योजना समिति डीपीसी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिले की ग्रामीण और शहरी योजना को एकीकृत कर विकास योजना का प्रारूप तैयार करना। क्या होगा दोस्तों? जिले की ग्रामीण शहरी योजना को एकीकृत कर विकास योजना का प्रारूप तैयार करना, फॉर्मेट तैयार करना किसका काम है? जिला योजना समिति का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में राज्य लोकायुक्त की सिफारिशों का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान में राज्य लोकायुक्त की सिफारिश है उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। लोकायुक्त की सिफारिश केवल सलाहकारी होती है, केवल इसमें सलाह देने योग्य होती है, सरकार उन्हें माने इसके लिए बाध्य नहीं है। सरकारें उनके इस सलाह को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजस्थान में राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 ई मतलब आई। तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राज्य को प्रत्येक 5वें वर्ष, कितने वर्ष में ये गठन होता है इसका? प्रत्येक 5वें वर्ष में इसका गठन होता है वित्त आयोग का। आई सब बात समझ में? राज्य वित्त आयोग का गठन हर प्रत्येक 5 वर्ष में होता है और राज्यपाल को यह अधिकार होता है। किसको होता है दोस्तों? राज्यपाल को ये इसको गठन का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता अवधि क्या हो सकती है? जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तो उसकी अधिकतम वैधता बताने कितनी हो सकती है? यदि उसे विधानसभा द्वारा अनुमोदित न किया जाए, तो विधानसभा द्वारा यदि अनुमोदित नहीं होता है अध्यादेश तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने या 6 सप्ताह। कितने? 6 महीने या 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में से ये क्वेश्चन है, राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन शायद समास का क्वेश्चन गलत आ गया है। राजकुमार शब्द में फिर भी देखिए दोस्तों नॉलेज के लिए, तो इसमें राजकुमार में कौन सा समास है? तो राज का कुमार तत्पुरुष समास। कौन सा दोस्तों? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मुझे तुमसे कहना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अधिकार। तो उपसर्ग बताना है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अधि प्लस धनकार, तो शासन करना या हक करना। अगला क्वेश्चन है, बालक में कौन सा प्रत्यय है? बालक में कौन सा प्रत्यय दोस्तों? तो अक, इक, लक, आल। तो बालक के अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अक प्रत्यय। कौन सा दोस्तों? अक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल मिलाकर उसने सहायता की। वाक्य में कुल मिलाकर का क्या है? ये जो कुल मिलाकर है आया है तो ये वाक्य में क्या है? उपसर्ग, लोकोक्ति, वाक्य, मुहावरा। तो कुल मिलाकर के क्या है ये? तो ये है मुहावरा। क्या है दोस्तों? मुहावरा है। तो कुल मिलाकर का मुहावरा जिसका अर्थ क्या होता है? अंततः या समग्र रूप। क्या होगा? अंततः या समग्र रूप से। तो इसका ये अर्थ होगा। कुल मिलाकर क्या है? ये मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो सुख का दुख होगा, उजाला का अंधेरा होगा, लाभ का हानि होगा, प्रेम का क्या होगा? ये गलत है, नफरत। इसका होगा गणना। क्या होगा दोस्तों? गणना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नराधम
नराधम शब्द में कौन सी संधि है? नराधम में कौन सी संधि है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है दीर्घ संधि, नरधन अधम। कौन सा होगा दोस्तों? नरधन अधम। इसमें जो ए है, इसका ए है तो ये आ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? आ होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? नराधम। क्या हो जाएगा दोस्तों? नराधम। बी दीर्घ संधि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ना, कृपया मुझे क्षमा करें वाक्य में कृपया शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो कृपया शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ दोस्तों? तो 64 में ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है अव्यय। क्या है दोस्तों? अव्यय। कृपया एक अव्यय है। क्या है ये दोस्तों? अव्यय है ये, जो विनम्रता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी जो गलतियां ना उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए है, इसमें किताब, वह किताब पढ़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द में कौन सी सही संधि विच्छेद ढूंढना है इसका स्वाध्याय का। तो सवधन अध्याय कहाँ पर है? सवधन अध्याय, सवधन अध्याय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वाक्य भेद बताने, इसमें विद्या धन है, विद्या धन है, इसमें वाक्य का कौन सा भेद है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा विधिवाचक। कौन सा दोस्तों? विधिवाचक। नेक्स्ट है, क्रम का सही विलोम शब्द है। क्रम का सही विलोम शब्द क्या होगा? अक्रम। क्या होगा दोस्तों? अक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक महान देश है। इस वाक्य में भारत कौन सी संज्ञा है? तो भारत कौन सी संज्ञा है दोस्तों? ये किसी स्थान का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो वह होगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए में तुम्हारी क्या है? तो यह मध्यम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए भाषा कार्यालय पत्रों की? वैसे भी भाषा कैसी होनी चाहिए? नॉर्मली भी। तो औपचारिक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 74 क्वेश्चन है, जिसमें कार्यालय पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो कार्यालय पत्र का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर सी में सरकारी या व्यवसाय उद्देश्यों के लिए जानकारी साझा करना या निर्देश देना। सरकारी या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जानकारी साझा करना या निर्देश देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा जलज। क्या होगा दोस्तों? जलज होगा। बाकी देखिए पावक, अनल, कृषाणु ये सभी अग्नि के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का समानार्थी शब्द कौन सा है? समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर डी दिवाकर। क्या होगा दोस्तों? दिवाकर। दिवाकर का दोस्तों दिन को करने वाला। क्या होगा दोस्तों? दिन को करने वाला क्या होगा? दिवाकर। तो ये सूर्य का समानार्थी है। बाकी शशि, राकेश, निशाकर ये क्या है? ये चंद्रमा के पर्यायवाची। किसके दोस्तों? चंद्रमा के। नल के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुपयुक्त है? पंकज, नीरज, सरोज, गज। तो इसमें ये गज, ये इसका गलत है। तो गज का क्या होगा? हाथी होगा। क्या होगा दोस्तों? हाथी है। यह हाथी का पर्यायवाची है। तो पंकज, नीरज, सरोज ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, जंगल शब्द का एक समानार्थी शब्द है। जंगल शब्द का समानार्थी शब्द देखना है दोस्तों, वाटिका, कानन, उपवन, बाग। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कानन। कानन किसका पर्यायवाची है या समानार्थी है? जंगल का। बाकी वाटिका, उपवन, बाग ये उद्यान के, बगीचे के है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चंस आए हैं इंग्लिश वाले पोर्शन से है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों, इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सी टू द मार्केट एवरी डे। तो दोस्तों वह हमेशा बाजार जाती है। तो इसमें नियमित प्रक्रिया को दोहराया गया है। नियमितता, नियमित आदत दर्शाया गया है। ये इसमें एवरी डे से है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा गोज। क्या होगा दोस्तों? गोज। गोज। देखिए इसमें जो सी है ये है सिंगुलर नाउन। क्या है दोस्तों? सिंगुलर नाउन है ये, सिंगुलर नाउन। तो ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में क्या आएगा? गोज आएगा। प्लूरल नाउन के साथ में क्या आता? तो गो आता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर इसको चेंज करना है। क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स आर रिटन एन एसे। ऐसे यानी होता है भाषण। तो स्टूडेंट के द्वारा क्या लिखा जा रहा है, ऐसे यानी भाषण लिखाया जा रहा है। छात्र एक निबंध लिख रहे हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एन एसे इज बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और जिसमें इसमें आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट। ऐसे आ जाएगा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में इज आता है, तो इज के साथ में बीइंग का इनका प्रयोग होगा, और ये हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बीच में किसे जोड़ेंगे, इसको बीइंग से जोड़ेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें चेंज करना है। देखिए ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो इसमें जो सेड आया है ये है पास्ट टेंस। यदि पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में हो तो अंदर वाला टेंस किस में हो जाएगा चेंज, ये भी पास्ट में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 में है, कौन सा सही होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ही सेड दैट। सेंटेंस किससे जुड़ जाएगा, दैट से। ही वाज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट डे। इसमें जो टुमारो आया है ये किस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे में हो जाएगा। और एम गोइंग जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये चेंज हो जाएगा इस सेट के कारण, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है तो ये भी चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। तो वाज गोइंग आ गया, और आई चेंज हो जाएगा ही में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है प्रश्नवाचक वाक्य। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य किससे बनेंगे, एक तो डब्ल्यू से बनता है और एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब के द्वारा क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा डच सी सिंग ब्यूटीफुली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस विथ एन एरर। एरर बताना इसमें नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। ये जो ऑप्शन दे रखे 3 ये इसी के भाग है। नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज सबमिट देयर असेसमेंट येट। नाइदर आया है ये सिंगुलर नाउन, इसके लिए ये इसका यूज होता है। नाइदर ऑफ, जो नाइदर ऑफ आया है नाइदर ऑफ, इसका किस लिए उपयोग होता है, सिंगुलर नाउन के लिए एकवचनकर्ता के रूप में इसका ये कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है, एकवचनकर्ता के रूप में कार्य करता है। इसलिए इसके साथ में एकवचन क्रिया आएगी। क्या आएगी इसके साथ में, एकवचन क्रिया आएगी, हैज सबमिटेड। आई बात समझ में। और एकवचन सर्वनाम आएगा। क्या आएगा, एकवचन सर्वनाम आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो देर आया है तो ये इसका गलत है, क्योंकि देर रहता है प्लूरल नाउन के साथ में, बहुवचन संज्ञा के साथ में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एरर क्या है इसमें, गलती कहाँ पर मिली है अपन को, तो इस सर्वनाम में मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देर की जगह क्या आना चाहिए था, देर की जगह आना चाहिए था हिज या हर। क्या आना चाहिए था दोस्तों, हिज या हर आना चाहिए था। तो इसमें देर आया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट आर्टिकल्स देखना दोस्तों, यहाँ पर ऑनेस्ट है, यहाँ पर एच भले ही है, लेकिन ये जो ध्वनि दे रहा है यहाँ पर ऑनेस्ट क्या आ रही है, तो ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स है। तो इन वोवेल्स में से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। सी इज फॉन्ड म्यूजिक। सी इज फॉन्ड म्यूजिक, तो उसको किसका शौक है, संगीत का शौक है, संगीत उसको पसंद है। उसे क्या पसंद है दोस्तों, उसको संगीत पसंद है, वह संगीत का शौकीन है। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि उसे संगीत का वह संगीत का शौकीन है, वह संगीत की शौकीन है। तो इसमें ऑफ आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन द फॉलोइंग हिंदी सेंटेंस टू इंग्लिश, है ना। तो हिंदी सेंटेंस का किसमें चेंज करना है, ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश के अंदर। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आई एम फीलिंग हंग्री। क्या होगा दोस्तों, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लगी है। और इसकी जगह यदि एक और सेंटेंस आ जाता, कौन सा, आई एम
फीलिंग, ये तो आ गया आई एम फीलिंग हंग्री, इसकी जगह आई एम हंग्री क्या हो जाता, आई एम HUNGRY। यदि आई एम हंग्री आता ना यहाँ पर तो ऑप्शन ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कहीं पर हंग्री है ही नहीं, आई एम हंग्री तो कहीं पर नहीं, यहाँ पर हंगर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिंदी एनवल्यू, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑफिशियल टर्म एक्नॉलेजमेंट। आधिकारिक शब्द एक्नॉलेजमेंट है ना का, इसका हिंदी समानार्थी शब्द ढूंढना है, इसमें क्या करना है, हिंदी समानार्थी शब्द इसमें ढूंढना है। तो 87 के अंदर तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पावती। क्या होगा दोस्तों, पावती। जो एक्नॉलेजमेंट है इसका अर्थ दस्तावेज या संदेश प्राप्ति की पुष्टि के लिए होता है, किस लिए, संदेश प्राप्ति या संदेश प्राप्ति है ना, या दस्तावेज प्राप्ति या संदेश प्राप्ति के लिए इसका उपयोग होता है, जिसके लिए ये जो पावती है तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट टेंस फॉर गिवन सेंटेंस बाय द टाइम वी अराइव्ड द ट्रेन। जब तक हम पहुंचे ट्रेन क्या हो चुकी थी, निकल चुकी थी। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हेड लेफ्ट। दोस्तों देखिए इसमें क्या आएगा, हेड लेफ्ट आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, ये जो वाक्य है ये दो पास्ट टेंस वाले है ना, पास्ट सेंटेंस, इसमें दो पास्ट सेंटेंस आए हैं जहां एक घटना दूसरी से पहले हो चुकी थी। देखिए इसमें जब तक हम पहुंचे उससे पहले क्या हुई, ट्रेन जा चुकी थी है ना, एक घटना ये पहले हो चुकी थी, दोनों जो घटनाएं हैं ये पास्ट में हुई थी, और इसमें एक घटना दूसरी से पहले हो चुकी थी। जब कोई क्रिया किसी अन्य भूतकाल की क्रिया से पहले घटित होती है तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आई बात समझ में दोस्तों। इसमें ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, इसमें दो पास्ट की घटना हुई है। एक क्या क्या हुई है, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे है ना, जब हम पहुंचे तब तक क्या हुई थी, ट्रेन जा चुकी थी, तो दोनों ही पास्ट में हुई है। इसमें एक घटना जो हुई थी उससे पहले एक घटना हो चुकी थी है ना, पास्ट में यदि कोई घटना हो चुकी है उससे पहले यदि एक और घटना हो चुकी है तो इसमें हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल व्यू है ना, इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल व्यू, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, ये एक बहुत सुंदर दृश्य है। तो देखिए इनका एक्सक्लेमेटरी में इस सेंटेंस को चेंज करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विस्मयादिबोधक वाक्य, कौन सा है इसका अर्थ, विस्मयादिबोधक वाक्य। करेक्ट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉय, इनमें से करेक्ट आंसर देखना है कि इनमें से कौन कहाँ पर गलती की हुई है। देखिए दोस्तों जो ईच ऑफ है, ईच ये हमेशा इसके बाद में यदि प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है यानी बहुवचन संज्ञा आती है, ये तो है एक वचन। क्या है दोस्तों, ये एक वचन और ये है बहुवचन। यदि ईच, ये ईच दर्शाता है एक वचन को, यदि इसके बाद में यदि बहुवचन संज्ञा आती है तो जो वर्ब है वो किस में आनी चाहिए, ये भी प्लूरल होनी चाहिए। तो इस प्ले की जगह क्या आना चाहिए दोस्तों, प्लेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लेज, PLAYS, प्लेज आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंस टू इनटू हिंदी। द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड। तो इसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश टू हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बैठक स्थगित कर दी गई थी, पोस्टपोन्ड कर दी गई थी मीटिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ द टेक्निकल टर्म जुडिशियल। जुडिशियल जो टेक्निकल वर्ड है इसका समानार्थी क्या होगा, तो इसका समानार्थी होगा ऑप्शन नंबर बी न्यायिक। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी न्यायिक। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट
डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर। तो देखिए, देयर इज मिल्क इन द फ्रिज, देयर इज मिल्क इन द फ्रिज, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मच। क्या होगा दोस्तों? मच होगा। तो देखिए, जो मिल्क है, मिल्क ये है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है दोस्तों? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है ये, और अगणनीय संख्या है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या क्या आता है दोस्तों? मच आता है। क्या आता है दोस्तों? मच आता है। और जैसे कि मेनी हुआ, ए फ्ली हुआ, सेवरल हुआ, इन सब का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है। क्या होता है? काउंटेबल नाउन के लिए इनका प्रयोग होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या होता है दोस्तों? मच का प्रयोग होता है। बाकी मेनी, फ्लू, सेवरल, इनका किस में प्रयोग होगा? काउंटेबल नाउन के लिए इनका प्रयोग होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दोस्तों? सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में से आयु क्वेश्चन है ये। एक कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों में से कौन सा केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा सीपीयू का नहीं है? तो 93 में देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य बताना है दोस्तों। तो 94 में कौन सा क्वेश्चन सही होगा? 94 में ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को गहरा करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का संयोजन होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कंट्रोल प्लस बोल्ड, बी। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक सेल और सूत्र यानी फॉर्मूला हमेशा किस प्रतीक से शुरू होता है? तो किस प्रतीक से शुरू होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बराबर से। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एम। कौन सा होगा दोस्तों? नई स्लाइड जोड़ने के लिए, ना कि नई स्लाइड के लिए। नई स्लाइड प्रस्तुत यानी प्रेजेंटेशन के लिए तो ऑप्शन नंबर ए आता है, प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ईमेल के पते में @ प्रतीक का महत्व क्या है? ये जो आता है @ इसका क्या महत्व होता है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए, ये उपयोगकर्ता का नाम को डोमेन नाम से अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ के ये क्वेश्चन हैं, मैथ के पोर्शन से। देखिए दोस्तों, तो 15, 20, 25 का एलसीएम क्या होगा? लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 15 का भाग 60 में तो जाता है, 20 में भी जाता है, लेकिन 25 का नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। 100 में 15 का नहीं जाता है, और 150 में 20 का नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसका हम लघुत्तम लेकर के ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, 10 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर 15, 15, इधर ये 25, 25, फिर 3 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया, फिर 5 का दिया, 55, 25, 25, 75, दूनी 150, 150 दूनी 300 आ गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एक दुकानदार 400 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 10% की हानि पर उसको बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कि दोस्तों, 400 का 10% की हानि है ना, तो कितनी हो जाएगी? तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 10 को 4 से गुणा किया तो 40 आए। 400 में से 40 को घटा दिया तो कितने आ गए दोस्तों? आ गए 360। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? 400 रुपये में खरीदा और 40 रुपये की हानि पर बेचा, तो 360 रुपये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में 4 घंटे लगते हैं। देखिए दोस्तों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। तो 4 घंटे में कितने चले? तो 4 × 50 बराबर 200। तो ये 200 किलोमीटर की ये दूरी, एक निश्चित दूरी कितनी थी? 200 किलोमीटर। कैसे? 50 किलोमीटर 1 घंटा चलता है, तो 4 घंटे में कितना चलेगा? 50 को 4 से गुणा किया तो 200 आ गए। यदि वही दूरी यानी यह वाली दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की जाए तो कितना समय लगेगा? तो ये वाली जो दूरी है
इसको कितने किलोमीटर प्रति घंटा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हो तो कितना समय लगेगा, तो इसमें 80 का भाग दे देंगे। तो 8 दूनी 16 पॉइंट बच गए 4, 8 पंजे 40, तो 2 घंटे 50 मिनट की 2.5 घंटे, तो कितने 2.5 घंटे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1000 रुपये पर 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र है कोष्टक 1 + r/100 की घात n। तो ये 1000 कोष्टक 1 प्लस दर है 10 की बटा 1000, समय है 2 साल। तो देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0 गया और ये पॉइंट यहाँ पर लग गया, तो 1000 कोष्टक 1 + 1 कितना हो गया 1.1 हो गया, और की घात 2 1000 कोष्टक, जब ये 1.1 दोनों ही 2 बार गुणे होंगे तो कितने हो जाएंगे 1.21 क्या हो जाएगा 1.21 बराबर। अब ये दोनों गुणा होकर के कितने हो जाएंगे 1210, 2 0 से ये पॉइंट गया और फिर ये गुणा होकर के 1210 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, तो अब 1000 रुपये तो ये आ गए और 1210 मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो 1210 में से क्या घटाना है 1000 रुपये घटा लो, तो कितने हो गए 210 रुपये। तो ये क्या आ गया मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, क्या आ गया ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में 45 छात्र है, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के अनुपात से अनुपात 2:1 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों बॉयज और गर्ल का अनुपात क्या है 2:1, क्या हो गया 2:1, और टोटल छात्र कितने हैं 45 है, तो इन दोनों का योग कितना हो गया 3 = 45 हो गए। अब 3 का भाग इसमें दे देंगे तो कितना आ गया 15 आ गए, और 15 आ गए टोटल, तो 15 को इस 1 से गुणा कर लेंगे, 15 × 1, तो ये क्या आ गए लड़कियों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 5 क्रय मूल्य बराबर 4 क्या होगा विक्रय मूल्य, तो देखिए दोस्तों इसमें ये इकाई हो जाएगी इसकी है ना, क्रय मूल्य की इकाई होगी 4 और विक्रय मूल्य की इकाई हो गई 5। तो 5 में से 4 के बराबर 1, और क्रय मूल्य कितना आएगा 4 × 100 बराबर कितने 25। तो 25% इसमें क्या हुआ दोस्तों लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। एक वस्तु का 20% 50 है, एक संख्या का 20% क्या है 50 है, तो वह संख्या कितनी है, एक संख्या का 20% क्या होगा दोस्तों 50 है। तो x बराबर करना है तो 50 × 100 बटा 20, 20 × 100 बराबर 250। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महत्तम समापवर्तीय HCF लघुत्तम समापवर्तीय LCF दोनों संख्याओं का गुणनफल 2160 है, और HCF उनका HCF कितना है 12 है, तो लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों एक सूत्र आता है HCF × LCF बटा क्या पहली संख्या, तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 2160 बटा 12। ठीक है, यानी पहली HCF × LCM बटा पहली संख्या, तो 12 × 12, 12 और 9, 12 × 96 और ये 80। तो आंसर नंबर कितना जाएगा इसमें 180। कौन सा होगा दोस्तों 180। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा 180। अगला क्वेश्चन है औसत का क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी पहली पारी 10 पारियों में 60 रन का औसत से बनाए, 60 रन के औसत से रन बनाए, और 5 पारियों में 100 रन के औसत से बनाए, तो कुल 15 पारियों का नया औसत ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों प्रथम 10 पारियों का औसत हो जाएगा 600 और 5 पारियों का औसत हो जाएगा 500, दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा 1100, और ये कितनी पारी होगी 15 पारी हो गई, तो इसमें भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, तो लगभग
15 चक्की 90, 15 7 105, फिर 15 3 45, तो 73 आइए यहाँ पर 73 है नहीं, तो इसका नज़दीकी आंसर होगा 75। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये PYQ है, किसी एग्जाम्स के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ हानि के बारे में। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदी और 15% के लाभ पर बेच दी, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 1200 रुपये में खरीदी और 15% पर लाभ पर यानी 115% इस पर बेच दी, तो क्या होगा विक्रय मूल्य? 15 दूनी 12 पानी 60, 6 12 12 6 18, हासिल का 1 12 12 12 और 1 13, तो 1300 से आ रही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज। किसी वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। किस वार्षिक ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्ष में क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। तो वो दर ज्ञात करनी है अपन को। तो देखिए जब राशि दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? मूलधन के बराबर होता है। माना कि जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, इसका सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। आई बात समझ में? तो साधारण ब्याज दोगुनी हो जाती है। तो देखिए इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन ये दोनों क्या हो जाएंगे? इन दोनों की राशि बराबर होगी। यदि ये 1 है, यदि कोई राशि 1 रुपये थी तो ये दुगुना होकर के राशि क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो इसका मतलब उसको इंटरेस्ट भी 1 रुपये मिला है। यदि राशि 1 रुपये है तो इंटरेस्ट भी क्या मिलेगा? 1 रुपये मिलेगा। तो क्या हो जाएगी? वो 2 रुपये हो जाएगी। तो इंटरेस्ट यहाँ पे 1 रुपये है। 1 इंटू आर इंटू समय कितना है? 8 वर्ष का है बटा 100। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 1 और 8 गुणा करके 8 बराबर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 12.5। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज। 10,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होगा? P कोष्टक 1 प्लस आर बटावा 100 की घात एन यानी टाइम। तो मूलधन कितना है? 10,000। 1 प्लस आर कितना है? 5% बटा 100। समय कितना है? 2 वर्ष। तो ये किसका आ जाएगा? ये टोटल मिश्र धन आएगा ये, है ना। तो 10,000 0.05 हो जाएगा। 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर ये हो जाएगा 1 पॉइंट। तो 105 को 105 की घात 2 है, तो इसको गुणा करने पर कितना आ जाएगा? ये 1.1025 ये आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों ये वाली राशि आई है, तो अब इनको इन दोनों से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? तो 4 संख्या बाद में 0 है तो 4 संख्या ये कट गया, तो बराबर आ जाएगा 110 25। क्या आ जाएगा? 11,025 आ गए। कितने आ गए? 11,025 ही आ गए मिश्र धन। इनमें से मूलधन को माइनस निकालने पर, मूलधन को यदि बाहर निकालेंगे 10,000 को तो कितना बच जाएंगे? तो ये बच जाएंगे 1,025 रुपये। कितना बचेंगे? 1,025 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात समानुपात में से ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 8:9 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 3:4 और 8:9। इसको इससे गुणा करिए तो 8 या 24, इसको इससे गुणा किया तो 8 चौक 32 अनुपात 9 चौका 36। फिर कौन सी संख्या भाग देंगे? 12 16 18 6 8 9। फिर तो इसका ये आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 111 में 6 8 9, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों वापस अनुपात ये संख्या लिख दी 3:4, फिर लिख दिया 8:9, 8 या 24 8 चौक 32 9 चौका 36, इसे गुणा कर लिया ये। फिर 24 32 आया, इसको कट किया अपन ने 2 से, तो ये गए 12 बार, ये 16 बार और ये 18 बार। फिर 2 का दिया तो 2 6 12 2 8 16 2 9 18, तो ऑप्शन नंबर 6 8 9 किस में आया? तो बी वाला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों साझेदारी वाला। ए और बी ने क्रम से 50,000 और 70,000 रुपये
निवेश करके व्यवसाय शुरू किया और वर्ष के अंत में 36,000 रुपये का कुल लाभ कमाया। तो ए का हिस्सेदारी बताना है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ए अनुपात बी 50,000 अनुपात 70,000, 4 जीरो से 4 जीरो गए, 5 अनुपात 7 बच गए बराबर 12। तो ये आ गए 12। और अब क्या करना है इसमें आगे, तो देखिए दोस्तों, ये तो आगे इनकी राशि का अनुपात। और अब किसकी हिस्सेदारी ज्ञात करनी है अपन को, लाभ का हिस्सा, ए के लाभ का हिस्सा ज्ञात करना है। तो ए की राशि ये है 5/12 इंटू कितने में से 36,000 में से इसको लाभ ज्ञात करना है। तो 12 दिया 36, तो 5 दिया 15,000 रुपये, कितने 15,000 रुपये। तो उसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय और कार्य में से ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए कार्य को ए 120 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है। तो दोनों को लघुत्तम कितना आएगा, तो आएगा 60, 3 + 2 बराबर 5/60, लघुत्तम लेने पर 60, 20 का दिया भाग 60 में 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा करके 3 लिख दिया, 30 का भाग गया 2 बार 60 में, 2 को 1 से गुणा किया 2, 3 2 5 पानी 60। तो ये 12 दिन में इनका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय चाल दूरी में से एक ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड लगते हैं। तो उसी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है अपन को। इसमें जो 72 किलोमीटर इसको मीटर में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 चौक 72 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, तो अब प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी, प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई पूरी दूरी ज्ञात करनी। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो माने ट्रेन की लंबाई एल मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें बताया गया है 500 है। और समय कितना लगा, टाइम 40 सेकंड लगा था इसमें, 40 सेकंड। अब दूरी का सूत्र क्या है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, क्या है चाल इंटू समय है। चाल कितनी है, तो दूरी क्या है इसमें, तो दूरी है एल + 500, ये ऊपर ये रही 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 इंटू समय कितना लगा है 40। तो देखिए ये हो जाएगा 800, इसका क्या हो जाएगा 800, और ये 500 में से ये माइनस गया तो बराबर 300, कितने हो गए ये 300। तो एल बराबर कितने आ गई 300, क्या आ गई दोस्तों 300। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, चित्रों के माध्यम से डेटा प्रस्तुत करना है। तो इसमें सीधा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कल्पना कीजिए कि ये एक ग्राफ है जो 5 विभिन्न महीनों में बेचे गए कारों की संख्या को दर्शाता है। नीचे दिए गए बार ग्राफ 5 अलग अलग महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में बेचे गए कारों को संख्या को दर्शाता है। तो ग्राफ का अध्ययन करें और % का लिखे ना। तो देखिए यहाँ पर जनवरी में 50 कारें, 70 कारें, 60 कारें, 90 कारें और 80 कारें ये इन महीनों के अंदर बेची गई थी। तो इसमें % पूछा है कि फरवरी और अप्रैल के महीने में बेची गई कारों की कुल संख्या कितनी है। फरवरी और अप्रैल महीने में बेची गई कुल कारों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए फरवरी में 70 कारें और अप्रैल में ये है, तो कितनी कारें हो गई 160 कारें हो गई। कितनी हो गई 160 कारें। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 160 कारें। अगला क्वेश्चन है, साइंस में तो ये अगले वाले क्वेश्चन आए। तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है रिकेट्स रोग। कौन सा है दोस्तों, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बढ़ती सांद्रता का मुख्य परिणाम क्या है। तो मुख्य परिणाम बताना है इसका, सांद्रता CO2 की बढ़ने से क्या होता है। तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर सी वैश्विक तापन। क्या होगा दोस्तों, वैश्विक तापन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा। कौन सा होगा दोस्तों, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है क्या। कहलाता नंबर बी अगाध वर्तनीय, जिसको हथौड़े से कोट करके
पतली पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस गुण के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? प्रकाश के कौन से गुण के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 120 में कौन सा सही होगा आंसर? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और जिन्होंने ये क्लास पूरी देखी है तो उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।